MDH अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात होगी उस जंग की, उस युद्ध की जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है? क्या परमाणु युद्ध की शुरुआत हो गई? क्या 2025 वाकई विश्व युद्ध कराएगा? हम जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच आपने एक संघर्ष देखा है, आपने रूस और यूक्रेन के बीच एक संघर्ष देखा है, लेकिन इजराइल और ईरान के बीच एक डायरेक्ट वॉर सबसे बड़ा खतरा विश्व युद्ध का खड़ा कर रही है, क्योंकि इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को सीधा निशाना बनाया। किसी भी देश के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाना खुली जंग का ऐलान होता है, और मुझे कहना चाहिए कि वो जंग शुरू भी हो गई। आज महाभारत हम सीधे पूछ रहे हैं, क्या विश्व युद्ध का आगाज हो गया है? क्या ये एक परमाणु जंग होगी? क्या ये दोनों देशों को रोकने के लिए मध्यस्थ काम आएगा, या फिर ईरान का अभी बड़ा हमला इजराइल पर आना बाकी? आपको दिखाती हूं कि इजराइल कैसे एक बहुत छोटा देश है ईरान की तुलना में। ये देखिए जरा, इजराइल आप देख रहे हैं कितना छोटा है, ईरान उसकी तुलना में कितना बड़ा देश है, लेकिन एक इजराइल ने ईरान को कैसे बड़ा झटका दे दिया है। दोनों का साइज देखिए, दोनों देशों में बार बार ये तुलना की जा रही है क्योंकि अभी जंग है। अभी भी ईरान इजराइल पर एक डायरेक्ट वॉर का ऐलान करने से बच रहा है। ऐसा क्यों है? क्या इजराइल पर डायरेक्ट वॉर का मतलब अमेरिका से जंग है? दोनों को देखिए इस वर्ल्ड मैप पर, इजराइल और ईरान। लेकिन इन दोनों के बीच की जंग, आपको बताऊं कि ईरान के पास सैनिक ज्यादा है, वहीं इजराइल तकनीक में कई गुना आगे है। ईरान के पास मिसाइलें ज्यादा है तो इजराइल के पास दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। ऐसे में दोनों के बीच जंग बहुत घातक होगी। और क्या यह जंग रोकने वाला कोई भी मध्यस्थ है? आज मैं आपको बताऊंगी कि इजराइल ने ईरान पर हमला क्यों किया, ईरान ने जो जवाबी हमला दिया उसमें इजराइल को कितना नुकसान हुआ, और यह भी कि क्या इजराइल अब ईरान के सुप्रीम लीडर, जी हां, ईरान के सुप्रीम लीडर और ईरान के राष्ट्रपति को भी टारगेट बना सकता है। मैं ये क्यों कह रही हूं ये भी आगे आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता देती हूं कि जिस हमले की चर्चा हो रही है पूरी दुनिया भर में, आपने ईरान और इजराइल का साइज देखा, लेकिन तब भी इजराइल ने ईरान को कितना बड़ा झटका दे दिया। इजराइल ने ईरान में एक ड्रोन बेस बना लिया। लोग हैरान हैं कि इजराइल ऐसा कर कैसे पाता है। इजराइल ने गुप्त रूप से वहां पर हथियार पहुंचा दिए और वहां हथियारों से भरी गाड़ियां चोरी छिपे ईरान भी पहुंचा दी। आप जानते हैं मोसाद का सिस्टम कैसा है, उनका जो गुप्तचर पूरा एक मॉडल है, उसने कैसे ईरान में घुसपैठ कर रखी थी। इजरायली सेना मोसाद ने मिलकर यह प्लानिंग की थी, और इस प्लानिंग का असर क्या हुआ, गुप्त बेस पर रातों रात ड्रोन्स को तैयार किया गया। ये सब कुछ इजराइल कैसे करता है? इस ड्रोन से ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स पर भी हमला कर दिया। आप सोचिए, ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको पूरी तरह तबाह कर दिया। उन ड्रोन्स को कैसे ईरान पर हमले के लिए तैयार रखा था, उन ड्रोन से हमला कर दिया। इसके बाद इजरायली फाइटर जेट्स ईरान में घुस गए, और वहां सोचिए कि ईरान के ही एयर सरफेस में वो रिफ्यूलिंग भी कर रहे थे। सीरिया के एयर स्पेस में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो रही थी, और उसके बाद वो वापस हमला कर रहे थे। इजराइल ने इस पूरी प्लानिंग को बहुत गुप्त रखा है, और वो कह रहे हैं कि हमला बहुत पहले कर देते, लेकिन इसमें देरी हो गई। अब आपको बताती हूं कि इस हमले के बाद इजराइल पर में कैसी तबाही ईरान ने मचाई है, उसकी तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखाती हूं। एक हमला इजराइल ने ईरान पे किया, और उसके बाद
ईरान ने कैसे इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं, देखिए कैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स आकर उनकी बड़ी बड़ी इमारतों को टारगेट कर रही है। वो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इन इमारतों को टारगेट करने वाली तस्वीरें। दूर से बैलिस्टिक मिसाइलें आते हुए इजराइल के तेल अवीव के आसमान में आप देख सकते हैं, और वहां उन्हें गिराने की भी कोशिश हुई। बहुत से लोग कह रहे हैं कि इजराइल ने भी एक भीषण तबाही इजराइल में एक भीषण तबाही ईरान ने मचाई है। अब ये देखिए, इजराइल की बड़ी बड़ी इमारतों में आग लग गई। ये देखिए मलबे का ढेर इजराइल में भी लगा है, ऐसा नहीं है कि इजराइल ने ईरान में तबाही मचाई। ये देखिए, और जरा मलबे का ढेर दिखा दीजिए, किस तरह से इजराइल में एक मलबे का ढेर दिखा है। वहां सब कुछ तहस नहस हुआ है, और इसके वीडियोस खुद इजराइल के लोगों ने बनाए। इस वीडियोस को खुद इजराइल के लोगों ने बनाई। ये देखिए इजराइल की जो वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, और कैसे वहां पर तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। ये इजराइल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये भारी तबाही ईरान ने इजराइल में मचाई। अब आप सोच लीजिए, दो देश आमने सामने हैं और एक दूसरे के देश में भारी तबाही मचा रहे हैं। इसके बाद अगला कदम क्या होगा? ईरानी मिसाइलों ने तेल अवीव में कैसे तबाही मचाई, ये भी समझ लीजिए। ईरान का इजराइल पर यह जवाबी हमला था। ईरान ने 150 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, 150, और इजराइल ने कई मिसाइलें इसमें इंटरसेप्ट कर ली थी। लेकिन तेल अवीव के आसमान में एक भयंकर नजारा था जो मैंने आपको अभी दिखाया। तेल अवीव में 6 ईरानी मिसाइलें गिरी हैं तेल अवीव में, और हमले में 2 लोगों की मौत और तकरीबन 90 लोग इसमें घायल हुए हैं। तेल अवीव में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा, जो आपने तस्वीरों में देखा। इजरायली रक्षा मंत्रालय पर हमले का दावा है, वो भी तस्वीर आपको आगे दिखाऊंगी। इजरायली रक्षा मंत्रालय को भी ईरान ने टारगेट किया। नेतन्याहू सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इजराइल में हड़कंप नहीं है, नेतन्याहू को भी अपना बेस बदलना पड़ा है। तो ये भी हुआ है। इन सब के बीच जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं खमनई, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है, और उस वीडियो को मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। उस वीडियो में ईरान की तैयारियां दिखाई गई। तैयारियां जरा दिखाइए। ईरान ने कैसे उन तैयारियों को दिखाया है कि वो तैयार है इजराइल से जंग के लिए। ये देखिए, इजराइल पर हमले का वीडियो भी जारी किया कि हमने ऐसे अपनी मिसाइलें लॉन्च की हैं, और आगे आपके लिए आने वाला समय बहुत बुरा होगा। ये भी संदेश ईरान के सुप्रीम लीडर खमनई ने दिया है। तो ये संदेश समझिए, खमनई का ये संदेश नेतन्याहू के लिए है और अमेरिका के लिए भी है। मैं आपको जरा बताऊं कि ईरान का जो हमला है, कैसे खमनई ने उसका सीधा सीधा एक मैसेज इजराइल को दे दिया है। उस मैसेज में ईरान ने कैसे बदले की बात कही है। खमनई ने इजराइल को एक बड़ी धमकी दी है, और खमनई बोले हैं कि इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी, इजराइल पर और बड़ा हमला करेंगे। अब इससे बड़ा हमला, इसका मतलब क्या है? एयर स्पेस का उल्लंघन हमें बर्दाश्त नहीं है। इजराइल लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहे। ये संदेश सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर का है। उन्होंने कहा आगे हम इजराइल पर 2000 मिसाइलें दागेंगे, अभी 150 दागी हैं, अब 2000 दागेंगे। ईरान की तैयारी का वीडियो भी जारी किया, जो मैंने आपको दिखाया है। तो इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है युद्ध बड़ा होने वाला है, और इसमें कौन कहां होगा वो भी समझिए। इजराइल का ईरान पर भीषण हमला। ईरान में घुसे 200 इजरायली फाइटर जेट। ईरान का इजराइल पर जवाबी हमला। इजराइल पर दागी 150 बैलिस्टिक मिसाइलें। ईरान की अमेरिका को सीधी चेतावनी।
हमारे ऊपर हमला करने वाले किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं, सख्ती से निपटेंगे। इजराइल के साथ अमेरिका और यूरोपियन देश। This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. ईरान को मिला चीन और रूस का साथ। इजराइल ईरान जंग कराएगी तीसरा विश्व युद्ध। आपको सबसे पहले यह भी बताऊं, मेरे साथ मेरे मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे कराऊंगी, लेकिन मैं आपको सबसे पहले यह भी बताना चाहती हूं कि इजराइल ने ईरान पर यह बड़ा हमला क्यों किया है, एक देश के अंदर जाकर उसके परमाणु ठिकानों को निशाना क्यों बनाया। अब इजराइल चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, वो मुस्लिम देश जो कि उसे अपना दुश्मन मानते हैं। इन देशों के साथ इजराइल की सीधी लड़ाई है, और ये लड़ाई आज की नहीं है, ये कई दशकों पुरानी है। ईरान इजराइल के दुश्मनों का साथ देता आया है। अब इजराइल ईरान को भी अपना दुश्मन मानता है। हूती हमास जैसे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप इस्माइल हानिया को देख रहे हैं, याह्या सिनवार को देख रहे हैं, हूती हमास जैसे आतंकी संगठनों की मदद ईरान खुलकर करता आया है। मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर उन्हें हथियार भी देता आया है। अब ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। ऐसे में इजराइल को लगता है कि उसके अस्तित्व पर खतरा होगा अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है। इजराइल ने इसीलिए ईरान पर हमला किया और उसकी न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया, जहां पर वो परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान के कई परमाणु सेंटर्स पर उसने हमला किया है, तो बैलिस्टिक मिसाइल सेंटर भी उसने तबाह कर दिए। ये इजराइल ने किया, और ये सब इसलिए किया कि ईरान से एक बड़ा खतरा इजराइल को नजर आता है। मैं अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा देती हूं। मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा जुड़ रहे हैं, हमारे साथ मेजर समरपाल तूर जुड़ रहे हैं, हमारे साथ एम्बेसडर दीपक वोरा आ गए, हमारे साथ आ गए हैं कर्नल दिनेश नैन, और हमारे साथ आ गए हैं एनएनडी दुबे साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले तो एक चीज समझना चाहती हूं कि एम्बेसडर वोरा, इफ आई कैन स्टार्ट विद यू, क्या आपको लग रहा है कि ये एस्केलेशन एक बड़ी वॉर में तब्दील होगा? क्योंकि ईरान और इजराइल अभी तक डायरेक्ट एक दूसरे से लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। वो हूती को समर्थन देता है या फिर हमास को देता है, लेकिन डायरेक्ट वॉर फ्रंट नहीं खुला था, अब खुल चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, वंडरफुल टू बी विद यू शाम को, एंड आई लिसन वेरी केयरफुली जो आपने प्रेजेंटेशन दिया, ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग, नो वंडर यू आर द बेस्ट। मैम, आपने अभी पूछा है कि डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन, मेरा एक सवाल आपसे ही है और जितने विशेषज्ञ आपके पैनल पर बैठे, सीधा सा सवाल है। रूस ने अमेरिका को बोला, टाइगर सुन, तू तो समुद्र के उस पार बैठा है, मैं इधर बैठा हूं, तो तू नेटो को मेरे द्वार पर क्यों भेज रहा है? मैं ठोकूंगा, जॉर्जिया को ठोका था, अब यूक्रेन को ठोकूंगा, उसने ठोक दिया। इजराइल क्या कहता है कि अरे ईरान तू तो 200 किलोमीटर दूर है मुझसे, तो मेरे से क्या पंगा है तेरा, मैं तो तेरा पड़ोसी नहीं हूं। भाई, भारत पाकिस्तान की समस्या है, पड़ोसी है, भारत चीन की है, चीन वियतनाम की है, चीन ताइवान की है, चीन जापान की है, वेनेजुएला का इक्वाडोर के साथ है, जो पड़ोसी है उसके साथ समस्या है। 2000 किलोमीटर दूर से तू मेरे साथ क्यों पंगा ले रहा है? तो उसने पंगा तू ले रहा है मेरे पास, तू मेरा पड़ोसी नहीं है, लेकिन तूने हमास, हिजबुल्लाह, हूती को भेज दिया, तू मेरे पास अब मैं ठोकूंगा, उनको ठोका है। सो दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट मैम, जो मुझे कभी समझ नहीं आया। 2005 में मैं बैठा हुआ हूं इन सूडान, वो एक होता था महमूद अहमदीनेजाद, ईरान का राष्ट्रपति था, आजकल जेल में है। आके वहां डिनर पे कहता है इजराइल को जीने का अधिकार नहीं है। और टाइगर, तेरा दिमाग फिर गया क्या? क्यों नहीं है अधिकार उसको जीने का? आप लोगों को अगर अधिकार है उसको, आप चाहते क्या हो? मैन, अर्ली 70s में जब उस एरिया से मैं गुजरता था, तो तेहरान से लोग स्पेशल प्लेन्स में बैठ के टेल अवीव जाते थे, वहां के नाइट क्लब्स में शराब पीने के लिए, नाचने के लिए, जो कुछ करते हैं। फिर उसके बाद ये क्रांति आ गई, सुनते जाइए, रेवोल्यूशनरी 1979। और खोमेनी साहब क्या बोले, अब ईरान में हम रेवोल्यूशन ले आए हैं, अब जितनी गल्फ में ये शहंशाह हैं, मोनार्की, सबको निकाल दो, सब जगह इस्लामिक रेवोल्यूशन। और चाचा तू कौन है?
तू कौन है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तू सबका चाचा बना हुआ है यहाँ पर, हम क्यों जाएंगे? तब से ईरान की छवि खराब होती गई। फिर ईरान इराक वॉर हुई, उसके बारे में आप जानते हैं 1980s में। अब सिचुएशन ये है मैम, जितना मर्जी हमारे विशेषज्ञ कहें, ईरान अकेला है। वो खतरा अगर इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो इसीलिए उन्होंने हमला कर दिया। अब ईरान के पास सैनिक ज्यादा है, ईरान के पास मिसाइलें ज्यादा हैं, लेकिन इजराइल के पास तकनीक है। दोनों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर आपने मैप तो दिखाई रही है, हाँ। ईरान, इसका जो इजराइल का साइज है वो हरियाणा के बराबर है मेरी समझ से। हरियाणा या मिजोरम के नक्शे के बराबर इजराइल का साइज है। 2000 किलोमीटर दूर ईरान बैठा हुआ है और यमन से लेके सीरिया, इराक, इन सारी कंट्रीज से घिरा हुआ है। तो जिसको कहते हैं ना दांतों के बीच में जीभ होती है, तो जो इजराइल का एग्जिस्टेंस है वो इसके लिए है। और ईरान का सबसे बड़ी दुश्मनी ईरान की है भाई ज्यूविस्ट स्टेट, यानी ज्यूज स्टेट है, हम उसके खिलाफ हैं और इसको लेके वो बहुत पल्ले हल्ला मचा चुके हैं। तो इजराइल के पास ऑप्शन क्या, आप बताइए? इजराइल अगर इनके न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के एनरिचमेंट से परेशान है तो उसको तो पता है कि ये जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप कर रहे हैं उसके किसके खिलाफ यूज़ करेंगे, उनका दुश्मन कौन है वहाँ पे। तो इजराइल बड़ा दूरदर्शी है और उसने 1980 के बाद 45 साल बाद जो ये काम किया है ना, वो ऐसे नहीं किया है। उसने एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया है। दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन सेंडिंग द मैसेज कि वी आर राइट डीप इनसाइड योर टेरिटरी आफ्टर कंप्लीटली डिसरप्टिंग योर कंप्लीट एयर डिफेंस सिस्टम। 200 एयरक्राफ्ट, 350 प्रिसीजन एमुनेशन लेके और मोर देन 100 ठिकाने पर हमला करते हैं। मतलब ये क्या है? ये तो इजराइल ही कर सकता है जी। और उसने इनका कंप्लीट डिसरप्ट कर दिया, लीडरशिप मारी, मिलिट्री लीडरशिप का खात्मा किया, एडवाइजर तक खुमैनी साहब के मारे गए और साइंटिस्ट, मतलब 7 टॉप साइंटिस्ट भी मारे गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इजराइल जो कन्वे करना चाहता था वो तो उसने कन्वे कर दिया। और मुझे नहीं लगता कि उसका इरादा था इनके पूरे न्यूक्लियर इनरिचमेंट साइट्स को फिनिश करना, क्योंकि उसमें एक साइट तो अंडरग्राउंड है, वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। लेकिन जो एक नेतांज को उसने किया है ओवरग्राउंड, वो इसका एक बड़ा एक्शन है। सर, मैं एक आपने जो बात बोली है, मैं एक बार कर्नल नैन के पास और मेजर तूर के पास जाऊं, उससे पहले जरा मैं बताना चाहती हूं कि इजराइल ने क्या अपना अगला टारगेट लॉक कर लिया है। वो इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि हम ये बार बार पूछ रहे हैं कि इजराइल चाह क्या रहा है। इजराइल क्या एक रिजीम चेंज यानी कि तख्ता पलट भी चाह रहा है ईरान में? क्योंकि आज नेतन्याहू ने बाकायदा बयान जारी कर कहा है कि ईरान की जनता खड़ी हो ईरान की जो सत्ता है उसके खिलाफ। तो अब इजराइल के निशाने पर क्या ईरान के सुप्रीम लीडर हैं? क्या इजराइल ने खमनई के घर के बाहर जो बमबारी की है वो एक संदेश है, एक संकेत है? राष्ट्रपति पेजेश्कियन के घर के पास भी इजराइल ने हमला किया है। क्या ईरान की लीडरशिप खत्म करेगा इजराइल? सवाल ये उठता है। और क्या उस हद तक जाएगा? क्योंकि इससे पहले सैन्य नेतृत्व वो खत्म कर चुका है, जिसकी बात दुबे जी कर रहे थे। कल ईरानी सेना प्रमुख मोहम्मद बाघेरी को मारा है। अब किसी देश के सेना प्रमुख को मारना बहुत बड़ा कदम है। IRGC रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की चीफ जनरल हुसैन सलामी को ढेर कर दिया इजराइल ने और IRGC के जनरल गुलाम अली राशिद को मार गिराया। ये सब कुछ इजराइल से कैसे मिसाइलों के जरिए किया, अपने फाइटर जेट्स भेजकर किया। कुर्द फोर्स के चीफ इस्माइल कानी को भी ढेर कर दिया है। ऐसे में अब पूछ रहे हैं कि क्या अगला टारगेट वहां के राष्ट्रपति या फिर सुप्रीम लीडर हो सकते हैं? कल ईरान के परमाणु प्रोग्राम चीफ को भी मार गिराया। ये सब कुछ इजराइल ने किया। ईरान ने के कुल 9 परमाणु वैज्ञानिकों को ढेर किया है। अब मैं इसी से जुड़ा हुआ सवाल कर्नल नैन से पूछ रही हूं। कर्नल नैन, आपको क्या लगता है कि इजराइल अब इतना बड़ा कदम उठाएगा? क्योंकि बहुत से लोगों को यह भी लगता था कि आर्मी चीफ, IRGC चीफ को मार गिराने का कदम इजराइल नहीं उठा सकता, लेकिन उठा दिया। नहीं, डेफिनेटली देखिए सुचारिता, अभी आज की तारीख में जो हम सिचुएशन देख रहे हैं, इसमें इजराइल 2 फेज में ये लड़ाई लड़ रहा है। उसका फेज 1 खत्म हुआ है अभी, जिसके अंदर जैसे बताया गया कि टॉप लीडरशिप जितनी थी उनको तबाह कर दिया, एयर बेसिस को तबाह कर दिया। नेतान्स के अंदर जो है वहाँ पे स्ट्राइक की गई है, जो उसके अंदर अभी जो रिपोर्ट आ रही है कि जो ऊपरी सतह पे तो रेडिएशन नहीं है,
लेकिन जो इनके अंडरग्राउंड 60 फुट नीचे जहाँ पे सेंट्रीफ्यूज रखे हुए थे वहां पे रेडिएशन फैल चुका है। यानी अब ईरान का कोई भी आदमी उधर एंटर कर नहीं पाएगा। वो एक तरीके से सेंट्रीफ्यूज से जहाँ से ये इनरिचमेंट कर रहे थे एक तरीके से तबाह हो चुका है। अब तो सेकेंड फेज इसका है कि ईरान के अंदर रेजिम चेंज करना। देखिए इसके अंदर जो इनकी मुसाद है, मैं बताऊं सुचारिता, ये आपका 1-2 दिन या 4-5 हफ्ते की बात नहीं है। ये काफी लंबे समय से मोसाद वहां पे काम कर रहा है और ये पूरी प्लानिंग इजराइल की वहां चल रही। तभी देखिए पिन पॉइंटेड तरीके से लोगों के एक पूरी बड़ी बिल्डिंग के अंदर एक फ्लैट के ऊपर अटैक हुआ है। और चाहे वो आप जैसे आपने बताया खुमैनी के घर के पास में भी अटैक हुआ, इनके जो प्रेसिडेंट है उनके घर के पास में भी अटैक हुआ। अब वहां पे ये चाह रहे हैं कि एक विद्रोह जो कराया जाए वहां पे, वो जो इनकी ओपोजिशन पार्टी है प्लस जनता, क्योंकि देखिए 50% के करीब इन्फ्लेशन चल रहा है सुचारिता आज ईरान के अंदर, 60% बेरोजगारी है। और जो इनके पूर्व एक्स प्रिंस हुआ करते थे शाह रजा, उनका भी स्टेटमेंट आया है कि इस्लामिक जो ये रिजिम चल रही है, वक्त आ गया है कि हम इसके नीचे जो दबके लोग रह रहे हैं इससे आजादी पाई जाए। यानी पूरा का पूरा फेज 2 जो है वो प्लान के तरीके से किया जा रहा है। यही कारण है कि इजराइल ने एक भी सिविलियन टारगेट को अभी तक सिविलियन जगह पे टारगेट नहीं बनाया है। उसके टारगेट्स या तो एयरबेसिस रहे हैं, या फिर यूरेनियम के या न्यूक्लियर साइट्स रही हैं, या फिर उसके जो इसके ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं 216 ब्रिगेड जंजान के अंदर पूरी ब्रिगेड उड़ा दी है इन्होंने। और यही नेतन्याहू ने कहा अपने वक्तव्य के अंदर, जो हमने रात को सुना, कि हमने इन जो भी ये खुमैनी है या इसकी पर्सनल आर्मी है IRGC, इसको हमने पूरी तरीके से हम इस पे एक्शन ले रहे हैं। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप घरों से बाहर निकलें और अपना जो आपका जो हक बनता है उस हिसाब से इस रेजिम को उखाड़ फेंके। तो फेज 2 जो है वो डेफिनेटली चालू हो चुका है सुचारिता। यानी इससे यह भी लग रहा है कि बहुत हद तक जो अपने हथियार इस्तेमाल किए, अब एक कार्रवाई ये भी कि वहां की जनता को ये बताया जाए कि ये जो आपकी रजीम है इसको अपदस्त करने का समय यही है। उधर अमेरिका ने भी कह दिया हम आपके साथ हैं। एक बार मेजर तूर को लीजिए स्क्रीन पर, मैं उनसे पूछ रही हूँ। अगर मेजर जनरल सिन्हा जुड़ गए हैं मेरे साथ तो मुझे बता दीजिए प्लीज। मैं एक बार मेजर तूर आपसे पूछ रही हूँ, जरा मुझे बताइए कि इस पूरे जो ये एक आप देख रहे हैं दोनों देशों के बीच तनाव, मुझे तो जंग ही कहना चाहिए इसे, क्या इसका हश्र एक परमाणु जंग हो सकता है? इट इज वेरी स्कैरी, लेकिन परमाणु ठिकानों को निशाना बनाना, उन्होंने अभी बम नहीं बनाया था, लेकिन अगर परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है तो क्या एक रिटेलिएशन बड़ा होगा? देखें सुचारिता, प्रायोरिटी नंबर 1 देखें, अगर आप वापस जाएं 2020 27 नवंबर, जो फकरीजाद करके एक इनके हेड साइंटिस्ट थे, हेड ऑफ इनोवेशन, ही वाज असैसिनेटेड। उनको कैसे असैसिनेट किया था? इंटरनल जो हेल्प है, इन्होंने लोकल रिसोर्सेज का यूज किया ईरान में, और इसी साइंटिस्ट के रूट में जब ये अपने घर जाते थे वहां पे इन्होंने एक गाड़ी खड़ी की। उस गाड़ी के अंदर इन्होंने ऑटोमेटिक मशीन गन इंस्टॉल की थी विद कैमरास, जो सैटेलाइट से ऑपरेटेड थी, और ये वहां के लोकल ईरानियन सपोर्ट के साथ ही उस साइंटिस्ट को मारा गया। और अब आप पैटर्न समझें, मुसाड, वो एक वीडियो आई है, खुफिया वीडियो, मुसाड बहुत पहले से ही ईरान के अंदर रहते हुए और ट्रक्स के दोबारा इंस्टॉलेशंस कर रहा था विद ड्रोन्स। आज वो ट्रक पकड़ा गया है, सेम पैटर्न जो यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ किया। तो देखें, ये सारी चीजें लोकल सपोर्ट के साथ हो रही हैं। तो एक चीज तो तय है कि जो इजराइल की मुसाड का जो एसेट है वो है वहां के लोग जो कि एंटी गवर्नमेंट हैं, जो एंटी खमेनी के जो खिलाफ है, खिलाफत के खिलाफ है, वो एक तो इनका बहुत ज्यादा सपोर्ट है, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से ये हुआ है ऑपरेशन, इट इज वेल कोऑर्डिनेटेड, क्योंकि पहले मुसाड ने जितने भी इनकी एयर डिफेंसेस थी वो इन्होंने आर्म्ड ड्रोन्स के साथ पूरी रात लगातार डिस्ट्रॉय किया, और उसी दौरान कुछ ही घंटों में 200 एयरक्राफ्ट इजराइल से फ्लाई करते हुए आए और उन्होंने चुनिंदा टारगेट्स को टारगेट किया। अब हम अगर वापस जाएं तो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का यूएन में क्या एड्रेस था, उन्होंने क्या नक्शा दिखाया था,
और उन्होंने एक सीडी से रिलेटेड क्या डेटा और इंफॉर्मेशन दी थी यूएन को? उन्होंने वो इंफॉर्मेशन दी थी कि ईरान ने न्यूक्लियर एनरिचमेंट की फाइनल स्टेजेस पे पहुंच चुका है और इन्होंने गुहार लगाई थी आईएईए को कि कृपया इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को आप अपनी निगरानी में ले लें या रोक लगा दें या फिर इन पे सैंक्शन लगाएं। किसी ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की और अब आज 61st डे था कल, जब ट्रंप ने वार्निंग दी थी कि 61वें दिन डील पे अब कोई बात नहीं होगी और कार्रवाई होगी। वो कार्रवाई आपके सामने टीवी पे क्लियर है। ऑल न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैव बीन डिसेबल्ड। हाँ, मैं एक चीज, ऑल न्यूक्लियर फैसिलिटीज आर डिसेबल्ड। यानी अभी तक जो भी प्रोग्रेस उसने की है परमाणु बम बनाने में वो खत्म कर दिया है इजराइल ने, क्योंकि बहुत समय से हम जानते हैं, अभी एम्बेसडर वोरा ने भी उसका जिक्र किया। मेजर जनरल आपके पास आ रही हूँ। बहुत समय से हम जानते हैं ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। एम्बेसडर वोरा ने अहमदीनेजाद की बात की, तब से वो किस तरह से एक स्टेटमेंट्स इजराइल के खिलाफ देते रहे और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की बात करते रहे। अब क्या ये माना जाए कि जो एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश है उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है इजराइल ने? सुचाता, जय हिंद। काफ़ी हद तक उन्होंने उसको बैक स्टेप में डाला है सुचारिता। देखिए उसके, और ये कि नहीं कि पहली बार वो किया है। यदि आप 26 अक्टूबर 2024 को देखते हैं तो उस समय जब उसने मिलिट्री बेसिकली उसके एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया था, उस समय भी इसी तरह के अटैक आए थे। उस समय भी मेरे ख्याल से मोर देन 100 एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया था उनके काफ़ी बड़े पैमाने में, जिसमें यदि आप लेंगे सीमान ऊपर की तरफ है, कराज है, तबरीज है, अरक है, नताज है, इन सबको इस्फान में अटैक किया था। नीचे की तरफ साउथ में आते हैं तो बुसेरा में भी हुआ था। और ये देखिए बंदर बुसेरा और बंदर अब्बास के पास में, इनके पास में काफ़ी यूरेनियम का भंडार तो है, मगर उनकी इनरिचमेंट जो इन्होंने शुरू की थी वो 60% है। ये आज के लेके लोग कहते हैं कि वेपन ग्रेड के लिए 90% चाहिए। तो ऐसे ही ईरान बहुत दूर है इसमें। इवन रशिया डजंट वांट दैट ही शुड गो। मैं आप इसको स्ट्रेटजिकली आप देखेंगे कि ये न्यूक्लियर बने, वो भी रशिया भी नहीं चाहता है। हाँ, चाइना इसको ज़रूर चाहता था, जिस तरह नॉर्थ कोरिया को उसने पाकिस्तान के थ्रू किया था। और देखिए आज के दिन में आप 27 मई को हमारे ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री साहब और ये फील्ड मार्शल साहब उधर पहुंच गए थे। और इसके पहले जो फजस्कियान साहब हैं वो पाकिस्तान आए थे। इनकी 26 का आंकड़ा है इनके बीचों में, ईरान और इसमें, मगर न्यूक्लियर चीज़ के ऊपर में वो इनको देना चाहते हैं, जो इनकी जो साठगांठ थी। और मैं मानता हूँ कि अदर देन पाकिस्तान थ्रू चाइना दे वांट टू गिव हिम, हेल्प हिम आउट कि ये बना ले। मगर वेपन ग्रेड को बनाने के लिए आपको 90% एनरिचमेंट, वो अभी बहुत, और इसको उन्होंने ध्वस्त कर दिया। आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि इट हैज बीन डन। मेरा सवाल एक और ये भी है कि अगर ये एस्केलेशन हो रहा है तो क्या इस एस्केलेशन को रोकने के लिए कोई मध्यस्थ है? क्योंकि हम जानते हैं चीन और रूस इस वक्त ईरान के खेमे में है। अमेरिका को कभी भी ईरान स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिका बिग डैडी बनकर मध्यस्थ कराने की कोशिश तो करता है, लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं चलेगा। तो मध्यस्थता ऐसे में इन दो देशों के बीच कराएगा कौन? मैं एक बार जरा बता देती हूँ कि इजराइल यहाँ पर अमेरिका ने हेल फायर मिसाइल भेजी है। अमेरिका ने हेल फायर मिसाइल इजराइल को भेजी हैं और तकरीबन 300 हेल फायर मिसाइलें भेजी गई हैं। हमले से पहले इजराइल भेजी गई ये मिसाइलें। तो अब ये भी खबर सामने आ गई है कि जो हेल फायर मिसाइल है वो अमेरिका ने इजराइल को भेजी, 300 हेल फायर मिसाइल्स भेजी। अब इसका मतलब क्या है मैं जरा बताना चाहती हूं कि इजराइल, अमेरिका, ये दोनों देश साथ हैं। क्यों धमकी सीधे सीधे ईरान की इजराइल को नहीं अमेरिका को भी, ये जरा बताती हूं। ईरान की इजराइल के मददगारों को भी सीधी धमकी है। इजराइल का मदद करने वालों पर ईरान कह रहा है हम हमला करेंगे। ईरान ने इस बार सीधे अमेरिका को भी चेतावनी दी है। मिडिल ईस्ट में यूएस ठिकानों पर हमले की धमकी दी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कुल 60 सैन्य बेस हैं और इनको उड़ाने की बात ईरान कर रहा है। इसमें 15
बड़े सैन्य बेस है, 45 जगह सामान्य तैनाती अमेरिका ने कर रखी है। ऐसे में क्या ईरान सीधे अमेरिका पर हमला करेगा? चेतावनी तो वो यही दे रहा है। अमेरिका ने भी ईरान को सीधी चेतावनी दी है। अमेरिका क्या कह रहा है? यूएस फोर्स पर हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे। आप ये मत सोचिए यूएस पर हमला कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये कह रहा है। ईरान में भीषण तबाही मचाने की भी चेतावनी अमेरिका ने दी है। तो इस वक्त अमेरिका को चेतावनी सिर्फ नेतन्याहू नहीं दे रहे, अमेरिका भी दे रहा है ईरान को। अब मैं सीधा सवाल इस पे पूछूंगी, एम्बेसडर बोरा, क्या ये कर पाएगा ईरान? क्या अमेरिकी सैन्य बेसों को ठिकाना बना पाएगा ईरान? अगर खुदकुशी करना चाहता है तो जरूर कोशिश करेगा। इट विल बी द एंड ऑफ ईरान, नो क्वेश्चन अबाउट इट। उसके तो जो चार वो चप्पू वाली नाव है जिसको वो नेवी कहता है, वो डूब जाएगी 24 घंटे के अंदर। और फिर जब अमेरिकन एयरफोर्स ने और हमला किया, इजरायली ने तो दिखा दिया, वो खत्म हो जाएगा। मैम आई डोंट थिंक दे विल डू इट। धमकी जरूर देगा लेकिन उसमें ये दम नहीं है करने के लिए। एक मैम, इससे पहले कि मैं बंद करूं, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, बाकी विशेषज्ञ से पूछना चाहता हूं। मुझे समझाइएगा कि ईरान की जो मुल्ला रेजीम है वो इजराइल से नफरत करते हैं या यहूदियों से? क्या इजराइल अगर साउथ अफ्रीका या चिली के पास होता तब भी वो कहते हैं कि उसको जीने का अधिकार नहीं है? ये मुझे कभी समझ नहीं आया। आपकी नफरत इतनी क्यों है एक लोगों के साथ, और उस जिसके साथ आपकी नफरत है वो भी फिर कहता है कि मुझे भी तो जीने का अधिकार है। ये खत्म नहीं होगा। आई स्टिल डोंट हैव एन आंसर टू दिस। व्हाई डू यू हेट इजराइल सो मच? व्हाई डू यू हेट द जूस सो मच? अगर इसका आप मुझे जवाब समझा सके, जो आपके एक्सपर्ट्स बैठे, आई विल बी डीपली ग्रेटफुल। तब मुझे समझ आएगा कि भाई क्या। बट रियली वो इजराइल नहीं करेगा, रुकेगा नहीं, और ईरान कुछ नहीं कर, सॉरी, ईरान भी कुछ नहीं कर पाएगा। और इस बार मेजर जनरल से ना ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल ने, मैं बताऊं जरा बोरा साहब के सवाल का जवाब। जी मैं मेजर जनरल उसमें मैं एक सवाल ऐड कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब हमला हुआ, जब इजराइल ने हमला किया, उनका कहना है हमने उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, न्यूक्लियर साइट्स को ठिकाना बनाया, इन्होंने हमला किया हमारे सिविलियंस पर। अब ये भी इजराइल कह रहा है। जी देखिए सुचारिता, पहले भोरा साहब जानते हैं, देखिए ईरान सबसे अच्छा दोस्त होता था इजराइल का, सबसे अच्छा, और सबसे अच्छा दोस्त अमेरिका का होता था। ईरान वाज वन ऑफ द प्रोग्रेसिव नेशंस ऑन दिस अर्थ, एब्सोल्युटली सेकुलर और मॉडर्न देश। आप 79 के बाद पूरे के पूरे आप जिहादी सोच से आते हैं, और भले ही आप कहें कि हम सियाज ग्रुप को, 3H को कौन लेकर आया है साहब? इन्होंने लेकर आया है। और यदि इजराइल इनके ऊपर हावी है, और हावी होना भी चाहिए, क्योंकि आप तो आतंकवाद पूरे वेस्ट एशिया में फैलाना चाहते हैं ना। आपने कहा कि यहूदियों से इनकी पहले तो इनकी दोस्ती नहीं थी, 1975-76 के आसपास मैं इस इलाके में रहा, 79 में देखा हूँ, और उसके बाद, मगर ऐसा क्या हो गया कि 8.65 करोड़ लोग जो ईरान के हैं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप भी जानते हैं बोरा साहब, तो सवाल यही है, ये जो आयतुल्ला खुमानी साहब लोग आए हैं, इन्होंने जितनी रेडिकलाइज की है, और जितने भी अभी तो ये चाहे वो ये सिया हो या सुन्नी हो, एनीवन दे आर रेडी टू इट। देखिए आप, हमास तो कोई सिया का गुट तो है नहीं, वो सुन्नी ग्रुप है, उसके बाद भी इनके साथ हैं। इनका वहाँ भी अभी जितने भी पाकिस्तान के अंदर में जो आतंकवादियों हैं, उनको अब सपोर्ट करना चाहते हैं ये। देखिए बात इसकी है, लड़ाई आतंकवाद की है, और दूसरा इन बंदरों के हाथ में न्यूक्लियर वेपन आना नहीं चाहिए, जैसे पाकिस्तान के अंदर में आ गया। भले उनके पास न्यूक्लियर है कि नहीं, कि अमेरिका ने शायद उनको मुहैया करवाया था, जब हम न्यूक्लियर हुए थे तो उस समय मुहैया करवाया था अमेरिका ने, क्या कारण था वो अमेरिका जाने। मगर आज इनके हाथ में, मैं इसके सपोर्ट में हूँ। इट शुड नॉट कम टू देम बिकॉज दे हैव प्रूव्ड टू बी ए टेररिस्ट स्टेट। कैसे हो सकता है आप बताइए, पूरे वेस्ट एशिया के अंदर में इन्होंने जो किया है। तो भोरा साहब का जवाब है। दूसरा आपने ये सवाल किया, शायद सुचारिता मैं भूल गया, आपने एक सवाल किया था, उसका जवाब जी मैंने इसी से जुड़ा इसलिए पूछा क्योंकि वो कह रहे थे कि वहाँ पर यहूदियों से नफरत है। तो सीधा सवाल यही था कि वहाँ इजराइल दावा अभी भी कर रहा है कि हमारे सिविलियंस को निशाना इन्होंने बनाया, सिविलियन पॉपुलेशन पर टारगेट किया, हमने इनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन रोकने के लिए हमला किया था। एब्सोल्युटली। देखिए वो इजराइल क्या है,
उनके तो 1 करोड़ से भी नीचे की आबादी है जो वहाँ रहती है, इनके 8.65 करोड़ हैं, और वो उस इलाके में जो 450 किलोमीटर बाई 250, ये बहुत, इवन हाफ ऑफ द, हम जब बात कर रहे थे, कोई कह रहे थे अभी कि हरियाणा के बराबर है या इसके बराबर है, वो बहुत छोटा सा स्ट्रिप है। इजराइल इज अ स्ट्रिप। द पीपल आर वेरी फॉरवर्ड लुकिंग, दे वॉन्ट टू हैव पीस। वो किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहते हैं। इब्राहिम अकॉर्ड में तो दिखा ना, वो तो पूरा रीसेट करना चाहते हैं सऊदी अरेबिया से, सभी से। दे आर प्रोग्रेसिव पीपल। अब उनको इन्होंने जो 2 खेमे की बात करते हैं, पैलेस्टीनियन, कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। पैलेस्टीन ले लेना, इतना बड़ा ईरान है, इतना बड़ा जगह है, उसकी इतनी क्षेत्रफल है, 8.6 करोड़ है, ले ले सारे, उनको वहां पर रख लें, क्यों नहीं लेना चाहते ये? मगर बात वो है कि ये 2 नेशन थ्योरी जो वेस्ट करती है। जी मैं एक सवाल इसलिए इससे जुड़ा हुआ पूछना चाहती हूँ। मेजर तूर, एक बार आपसे पूछूंगी, मुझे ये बताइए कि जो ये पूरा एस्केलेशन चल रहा है, इसमें इजराइल ने जो जाकर उनके IRGC के हेड को निशाना बनाया, उनके आर्मी चीफ को निशाना बनाया, ये बहुत से लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये सही कदम था किसी भी सॉवरेन देश में जाकर उनके मिलिट्री लीडर्स को निशाना बनाना? देखें सुचारिता, अगर आप गौर करेंगी, कुछ साल पहले सीरिया में एक मोसाड की आउटपोस्ट पे हमला किया गया था जी, और ये मिसाइल से हमला किया गया था। ये ईरान ने हमला करवाया और इस पे काफी मोसाड के एजेंट मारे गए थे। तो देखें, ट्रिगर पॉइंट ये वाली वारदात थी, जो कम से कम मुझे लग रहा है 2 से 3 साल पहले की वारदात है, मुझे याद है क्लियरली, और ये प्रोवोकेशन थी ऑन फॉरेन सॉइल इन सीरिया। अब आप सुनिए मेरे तूर, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसके पीछे ईरान था, लेकिन हम भी जानते हैं कि भारत पे जितने हमले हुए हैं उसमें पाकिस्तान की सेना इन्वॉल्व रहती है, लेकिन हम टारगेट करते हैं उनके आतंकियों को। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, ये एक डिबेट चल रही है कि क्या उनके मिलिट्री लीडर्स को निशाना बनाना सही है? हाँ, देखिए, सही इसलिए क्योंकि इट इज अ डिक्टेटरशिप। ये जो रिजीम है, इरानियन रिजीम, ये थोपी गई है पिछले 47 ईयर्स से, ये जबरदस्ती आए हुए हैं। ये वही रिजीम है जिसने अमेरिकन को हॉस्टेज लिया था, जिसमें अमेरिकन का ऑपरेशन फेल हो गया था हॉस्टेज रेस्क्यू को लेके, फिर नेगोशिएशंस हुई। अगर आपने मूवी देखी होगी आर्गो, वो भी एक बहुत ही रियल लाइफ पे बेस्ड मूवीज है। तो देखिए, ईरान में जब से खेमेनी आए हैं, इन्होंने, जब ईरान के जो शाह थे, जो राजा थे, उनकी बहुत ही अच्छी कोऑर्डिनेशन और रिलेशन थी विद, ही वाज अ ब्रिजिंग लिंक बिटवीन द वेस्ट एंड द गल्फ। सबसे जिगरी यार माने जाते थे वो ऑफ द US, एंड फॉलोड बाय जॉर्डन। एंड मैं बता रहा हूं कि मतलब द मोमेंट शाह वाज, मतलब उन्हें डायग्नोज हुआ कैंसर, और वो जबरदस्ती इलाज के लिए उन्हें फ्रांस जाना पड़ा, उन्हें US से भी जाना पड़ा, और इन चीजों का फायदा लेते हुए इन्होंने तख्ता पलट किया ईरान में कि वो शाह बीमार चल रहे हैं, यहाँ आएंगे नहीं, स्टेबिलिटी कम है, लेट अस ओवरथ्रोन। द शाह वाज ओवरथ्रोन इलीगली अगेंस्ट द विशेस ऑफ द पीपल ऑफ देखी है कि एक प्रोग्रेसिव देश से ईरान किस तरह का मुल्क बन गया है, वहां पर बहुत से लोग सवाल उठाते हैं, और इसीलिए नेतन्याहू वहां की जनता को अपील कर रहे हैं। मैं एक बार सवाल लेकर आऊं कर्नल नैन और दुबे जी के पास, उससे पहले एक बड़ी खबर बताऊं कि ईरान ने एक और F-35 जेट गिराने का दावा कर दिया है। पश्चिमी ईरान के ऊपर इजराइल गिराने का दावा किया गया है। अब वो कह रहे हैं हम आपके F-35 को टारगेट कर रहे हैं, हमने अभी तक 2 गिरा दिए थे, एक और गिरा दिया। ईरान भी सीधे ये बता रहा है कि हम इजराइल के जो एसेट्स हैं उन्हें निशाना बना रहे हैं और हम ये कर सकते हैं, आगे और भीषण होगा। अब कमिंग बैक टू द डिस्कशन, दुबे साहब, जो बात मेजर तूर कह रहे हैं, एक प्रोग्रेसिव देश वो कैसे अब एक इस्लामिक रिजीम बन गया है, वहाँ पर विद्रोह होते रहे, हमने देखा वहाँ पर हिजाब को लेकर जो विद्रोह हुआ पिछले साल में, वो भी हमने देखा। अब नेतन्याहू वहाँ की जनता से अपील कर रहे हैं, इजराइल अपने फुटप्रिंट्स मोज़ाड के जरिए ईरान के अंदर बनाया हुआ है, इसीलिए इस तरह का हमला वो कर पाए। अब वो जनता को कह रहे हैं कि आप इस रिजीम को उठा फेंकिए, वो तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे हैं क्या ईरान? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप 1979 के पहले की हिस्ट्री सुने, जैसा कि
डिबेट में बात आई कि ईरान वाज द वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी लोग मिसाल देते थे। अचानक क्या हुआ 79 में कि ईरान भी एक बड़ा टिपिकल जिहादी कंट्री बन गया, उस पर भी चर्चा चली। लेकिन मैं बोहरा सर के उस सवाल को मैं थोड़ा कनेक्ट करना चाहता हूँ, और उसका जनरल सिन्हा ने जवाब भी दिया था। देखिए, ये बेसिकली टिपिकल रेडिकल जिहादी माइंडसेट है। इंडिया में भी सैयद मोहम्मद उमर शेख ने जो पहला टारगेट बनाने की कोशिश की, किडनैपिंग की, इजरायली सिटीजन को उसने किडनैप किया था आगरा से बस से आते हुए, और वो ले गया निज़ामुद्दीन में मौलवी साहब के पास। वो इजरायली इतना लंबा था कि मौलवी साहब रात को अपने घर रख नहीं पाए। यानी ईरानियन को अगर आप इजरायली को किडनैप करोगे तो उसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है उनके दिमाग में। अगला सुनिए आप, 95 के जो 6 टूरिस्ट किडनैपिंग का केस था उसमें भी इजरायली था। यानी दे गो फॉर इजरायलीज। अब आप 26/11 मुंबई अटैक देख लीजिए। लश्कर तोयबा का जो टारगेट था मुंबई में, खबात हाउस को इन्होंने क्यों अटैक किया? सही बात। इन्होंने क्यों ज्यूइस्ट को टारगेट बनाया? यानी इनके माइंड में ये जिहादी रेडिकल इस्लाम की खूबी है। उनके ज्यूज दुश्मन हैं, और इंडिया के अंदर भी उन्होंने जो जगह जहां ये कोशिश की है टारगेट करने की, उसमें इजरायली उनके नंबर 1 पसंद हैं। अगर उनकी किडनैपिंग करेंगे तो उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगी। यानी जो सर ने जो बोला, तो यानी कि जो अस्तित्व का खतरा की बात इजराइल कह रहा है कि हम अगर इन्हें टारगेट नहीं करेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेंगे, हमें खत्म कर देंगे। इजराइल अगर आयरन नहीं करेगा तो इजराइल नक्शे से मिट जाएगा। इजराइल इज फाइटिंग फॉर देयर इंस्टिंक्ट, अपने अस्तित्व के लिए वो लड़ रहा है। पर वो जानता है कि अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, अमेरिका के पास तो है, मतलब इजराइल ये कोशिश करेगा कि वो न्यूक्लियर वेपन खत्म कर दे। उसने वो किया, लेकिन अमेरिका के पास और इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो पहले से साथ हैं। ऐसे में ईरान क्या इजराइल और अमेरिका को टारगेट करने की कोशिश करेगा? डायरेक्ट अमेरिका से भी एक वॉर फ्रंट ओपन करेगा? जरा वो चलाइए। मैं कर्नल लैन के पास जाना चाहती हूँ कि कैसे अमेरिकन बेसिस मिडिल ईस्ट में है। अमेरिकन बेसिस की एक तस्वीर जरा चला दीजिए। मैं कर्नल लैन आपसे पूछ रही हूँ, यहाँ पर मिडिल ईस्ट में तकरीबन 64 बेसिस हैं जो कि अलग अलग देशों में अमेरिका के हैं, जिनमें बहरीन है, कतर है, सऊदी अरब है, मिस्र है, यूएई में भी है, ओमान, तुर्की है। इन सब में छोटे बड़े एक तरह के मिलिट्री बेसिस अमेरिका ने बना रखे हैं। इनको टारगेट करने की बात ईरान कर रहा है, क्या वो कर पाएगा? क्योंकि ये उनमें से कई उसके मित्र देश भी हैं जिनसे बातचीत जारी। देखिए सुचारिता, खुमैनी ने जो वार्निंग दी है वो इस बात के लिए दी है कि इनकी जितने भी इन्होंने मिसाइल से इससे पहले ड्रोन्स भेजे थे इजराइल के ऊपर पिछले 48 घंटे में, तो उसके अंदर काफी स्तर के ऊपर अमेरिकन जो बेसिस हैं वहां से भी उनको गिराया गया, और जॉर्डन में भी गिराया गया। और जॉर्डन ने अपनी एयर स्पेस भी खोल दी थी इजराइल के लिए, तो उनके एयरक्राफ्ट वहां पे आकर के एडवांस में जो इन मिसाइल्स को गिरा रहे थे। तो इसके ऊपर धमकी दी गई कि उनको अच्छी तरह से पता है कि अमेरिका इसमें मदद करेगा ही करेगा, पर अमेरिका सामने क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज अमेरिका ने ये मैसेजिंग दी है यूएन के थ्रू कि देखिए, मैं जब तक आप मेरे बेसिस पे अटैक नहीं करेंगे, हमारा इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। जबकि ईरान जानता है कि पूरा का पूरा सपोर्ट अमेरिका दे रहा है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि हम इजराइल के साथ उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा खड़े हुए हैं। तो इन्होंने जो धमकी दी है कि हम आपके बेसिस पे अटैक करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या कि सऊदी अरब पे भी, ओमान में भी, हर जगह पे, यूएई में भी, जहां भी बेसिस हैं इराक में, तो सब जगह ये अपने मिसाइल्स मारेगा। और अगर सब जगह मिसाइल्स मारेगा तो डेफिनेटली उन कंट्रीज का भी तो रिएक्शन आएगा। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें तो, अभी दूसरा जो अटैक गया था अभी ईरान के ऊपर इजराइल की तरफ से 70 के करीब फाइटर एयरक्राफ्ट गए थे, 40 लोकेशंस पे उन्होंने जो है अटैक किया, और तेहरान के ऊपर 2.5 घंटे तक इनके पूरे के पूरे जेट्स और पूरा का पूरा जो इनके ड्रोन्स हैं वो घूमते रहे। एक काफिला जो ये आगे बढ़ रहा था फतेह मिसाइल्स का, पूरा 120 के करीब उसके लॉन्चर्स को अभी थोड़ी देर पहले अटैक करके डिस्ट्रॉय किया गया है। यानी कि इजराइल बिल्कुल क्लियर है कि उसका जो अटैक वो चल रहा है। और मैं सुचारिता ये बताऊं, तेहरान ने भी, यानी खुमैनी ने भी ये बिल्कुल ऑर्डर दे दिए हैं कि वो अब ईरान इसके ऊपर वापस से इजराइल के ऊपर जो है अटैक करेगा ही करेगा। अगर ये कह रहे हैं कि उसी से जुड़ी एक खबर आ रही है जो इजराइल आर्मी का बयान आया। इजराइल ने ईरान को अपना पहला टारगेट अब बता दिया है। ईरान अब हमारा पहला निशाना है।
इजरायली सेना कह रही है गाजा पर हमला अब सेकेंडरी है हमारे लिए, अब उसके कोई मायने नहीं है, पहला निशाना अब ईरान है। यानी आप मानिए कि नेतन्याहू और उनकी फोर्सेस का प्राइम टारगेट अब ईरान है। और जैसा कि खबर आ रही थी कि अमेरिका ने भी अपने जो कई कैरियर्स हैं उनको मिडिल ईस्ट की तरफ शिफ्ट किया है। वो जानते हैं कि एस्केलेशन बड़ी हो सकती है, लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल यह है कि मध्यस्थ कौन करा सकता है? क्या इसमें कोई मध्यस्थ, अम्बेसडर वोरा जल्दी से आपसे पूछ रही हूँ, मध्यस्थ कोई करा सकता है इनके बीच में? हमारे संबंध दोनों के साथ सही हैं, लेकिन यूक्रेन और रूस में जो कुछ करना था हमने करके देख लिया। मध्यस्थता तभी सक्सेसफुल होती है अगर वो मध्यस्थ होने को तैयार हो। इजराइल नहीं कभी स्वीकार करेगा ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, और ये मुल्ला ईरान नहीं स्वीकार करेगा कि इजराइल जीत सके। तो क्या मध्यस्थता करेंगे आप? नहीं तो इसका मतलब एस्केलेशन है क्या? बहुत जल्दी में, बस समय बहुत कम है, मेजर जनरल सिन्हा, क्या इसका मतलब ये है ये एस्केलेशन और बढ़ेगा? आपका क्या व्यू पॉइंट? एस्केलेशन तो बढ़ेगा ही। देखिए यहाँ किस हद तक जाते हुए देख रहे हैं आप इसे? केवल एक आयतुल्ला खुमैनी के अलावा बचा कौन? हाँ, देखिए IRGC के बहुत कंप्रोमाइज हो गए। 101,000 से भी ज़्यादा IRGC के लोग जो हैं वो मोसाड के लोग हैं वहाँ बैठे हुए, वो भी चाहते हैं। वहाँ पर 8.65 करोड़ लोग हैं मेरे अनुसार, तकरीबन 3/4 दे वांट टू चेंज द रिजीम। वो भी पीस से, शांति से, वो भी ये देखिए 1979 से लेकर आज समय देख लिए, उन्होंने पहले का समय दिया। जो बूढ़े लोग हैं वो भी जानते हैं कि कितनी खुशहाली थी वहाँ पर, और वहाँ खुशहाली आ सकती है। इतना तेल है, इतना सब कुछ है। केवल आप एक कट्टरता ले लें। हमारे पैनल में बैठे हुए बहुत, उनको NI के जो ये हैं हमारे DG साहब, वो उनसे पूछिए ना कि क्या है कट्टरता? केवल हम फिदायन बन जाएं, हम इसको मार दें, हम 4 लोगों को करें। ये कौन सा सोच है? इस सोच को बदलेंगे ईरान के लिए। मेरा एक डायरेक्ट सवाल है मेजर तूर, एक मैं सर मैं डायरेक्ट सवाल पूछ रही हूँ, क्या ईरान को इराक की तरह बना सकता है अमेरिका? क्योंकि एक हमने देखा है पहले इराक में क्या हुआ है। देखें सुचारिता, ईरान इज अ माइनॉरिटी, इट इज अ शिया कंट्री, तो सारे ऑल गल्फ कंट्रीज विल नॉट ओपनली कम आउट कि ये लड़ाई रोकी जाए। ठीक है, पर एक लिमिट आएगा, एक समय आएगा जब इनकी जो न्यूक्लियर टारगेट्स जब इनके हिट हो जाएंगे, नष्ट नाबूद हो जाएंगे, उसके बाद पूरी दुनिया इसमें आएगी। एंड मैं जहां तक डिप्लोमेसी का कंसर्न है, आज की तारीख में ओनली 1% इन द वर्ल्ड इज फ्रेंड ऑफ बोथ, दैट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी। ही विल प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल इन स्टॉपिंग द वॉर और पॉजिंग द वॉर। बहुत बड़ी बात आपने कही है, मुझे लगता है इसी पर अंत करना चाहूंगी। एक मीडिएशन हो सकता है और वो भारत की तरफ से हो सकता है, क्योंकि भारत ने किस तरह के अपने रिश्ते बनाए हैं ये सब जानते हैं, ईरान के साथ भी और इजराइल के साथ भी। महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब छोलिया हो